हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सन कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। सो गाइज, हम राजस्थान के राजवंशों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के चौहान वंश के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने पहले वाले वीडियो के अंदर चौहान वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस किया था। सो गाइज, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह चुके हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइज, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान शासक हमीरदेव सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी गई थी? ऐसा कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का जो भगोड़ा सेनापति या फिर विद्रोही सेनापति था जिसने हमीरदेव चौहान जो रणथंभौर के शासक थे, उन्होंने अपने दरबार में शरण दी थी? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसकी वजह से हमीरदेव को अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध भी करना पड़ गया था और उस युद्ध में हमीरदेव की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन सा सेनापति था? तो वो हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमीर खां, बी है मीर अल्लाहबंदे खां, सी है मीर जुबेर खां और डी है मीर मोहम्मद खां। यहाँ पे खान ये सा है, मीर मोहम्मद शाह। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह है अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था, जो कहाँ पे अपनी रक्षा हेतु हमीरदेव के दरबार में आया था। और हमीरदेव चौहान ने क्या किया? इसकी रक्षार्थ हेतु, यानी कि हमीरदेव चौहान है वो शरणागत की रक्षा हेतु और अपने हट के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं। तो इन्होंने मीर मोहम्मद शाह की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध भी किया और इस युद्ध में क्या है? वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जो हमीरदेव सुल्तान है वो कहाँ के शासक थे? रणथंभौर के चौहान थे, रणथंभौर के शासक थे। और हमीरदेव चौहान है वो रणथंभौर के अंतिम शासक हुए हैं, जो बहुत ही प्रतापी और वीर साहसी शासक थे। और ये क्या थे? अंतिम शासक थे रणथंभौर के। जो हमीरदेव चौहान है, इनके बारे में हमें जानकारी, इनकी साहस, इनकी वीरता, कितने इन्होंने युद्ध किए थे, कौन कौन से युद्ध में ये विजयी हुए थे, इन सभी के बारे में, जो इनकी योग्यता के बारे में जानकारी है, वो हमें नयनचंद्र सूरी के द्वारा रचित हमीर महाकाव्य, जो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हमीर महाकाव्य हो गया, हमीर हट है, हमीर सृजन चरित्र है, सृजन चरित्र है, हमीर हट है, जोधराज के द्वारा रचित हमीर रासो हो गया। इन सब में क्या है? हमें हमीर देव के योग्यता के बारे में इनकी जानकारी हमें मिलती है इन ग्रंथों से, जो इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमीरदेव चौहान है वो रणथंभौर का अंतिम शासक था, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और हमीरदेव चौहान है वो अपनी हट और शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं। तो शरणागत की रक्षा के लिए मैंने एग्जाम्पल बता दिया, इन्होंने मीर मोहम्मद शाह है उनकी रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध भी किया और इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। और दूसरा है कि अपनी हट के लिए भी प्रसिद्ध हुए हैं। और इनकी हट को लेके एक कथन भी है। क्या कथन है वो? त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। ये जो कथन है, ये इनके हट को लेके प्रसिद्ध कथन है इतिहास के अंदर। तो त्रिया तेल ये क्या होता है? जो लड़की या लड़के को जो शादी के समय तेलबान वगैरह किया जाता है, उसको बोला जाता है। तो जब शादी होती है तो एक ही बार ये त्रियक तेल चढ़ाया जाता है। ओके, और हमीर हट है वो भी एक ही बार चढ़ी है, क्योंकि हमीर अपनी किसी भी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अगर अपनी हट के ऊपर आ जाते, अगर वो जिद पकड़ लेते, तो उस बात को क्या है? वो पूरा करके ही दम लेते थे। तो वो अपनी हट के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध हुए हैं। ओके, और शरणागत की रक्षा के लिए भी इतिहास में प्रसिद्ध शासक हुए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करवाया था, उस समय उनका कौन सा सेनानायक मारा गया था और किसके नेतृत्व में आक्रमण करवाया गया था, वो हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है नुसरत खां, बी है उल्लुग खां, सी है जफर खां और डी है आइनुल मुल्क मुल्तानी। तो इसमें हमारा
हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है नुसरत खान। जो नुसरत खान था वो 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नुसरत खान और उल्लू खान ये इनके सेनापति थे। नुसरत खान और उल्लू खान ये दोनों ही इसके सेनापति थे और इन दोनों के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1300 ईस्वी में रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करवाया था। रणथंभौर के दुर्ग को जीतने के लिए इस पे आक्रमण करवाया था और जो इनके नेतृत्व में सेना थी इन्होंने रणथंभौर के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी प्राचीरों के ऊपर क्या है हथियारों की सहायता से आक्रमण किया, किंतु ये इस दुर्ग को क्या है जीत ना सके। और इस दुर्ग के अंदर जो राजपूत थे इन्होंने भी क्या है तुर्की सेना के ऊपर भीषण आक्रमण किया और उसी भीषण आक्रमण के अंदर एक बड़ा सा पत्थर है जिससे नुसरत खान की मृत्यु हो गई। तो नुसरत खान और उल्लू खान क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और इनके नेतृत्व में इन्होंने रणथंभौर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था और उसी आक्रमण के दौरान दुर्ग से आए हुए एक बड़े पत्थर के गोले से नुसरत खान की क्या मृत्यु हो गई। ये युद्ध कब हुआ था? सन 1300 ईस्वी में हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ये युद्ध किया गया था। इनके जो सेनापति थे नुसरत खान और उल्लू खान के नेतृत्व में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमीर के कोटियजन का निर्देशक कौन था? हमीर जो रणथंभौर का शासक था, कोटियजन का निर्देशक कौन था? तो ये कोटियजन क्या है इसको हम पहले देख लेते हैं। कोटियजन क्या है? एक प्रकार का कोटि यज्ञ है। ओके, जो हमीर देव के द्वारा आयोजन करवाया गया था और किसके उपलक्ष्य में आयोजन करवाया था वो भी हम देखेंगे। तो कोटियजन क्या है? एक प्रकार का यज्ञ है और इस यज्ञ का निर्देशन किसके निर्देशन जो समापन है किसके निर्देशन में हुआ था वो हम ऑप्शन में देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है कुलक, बी है बाणभट्ट, सी है विश्वरूप और डी है मेघानिधि। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? हमीरदेव के कोटियजन यज्ञ या फिर कोटि यज्ञ का निर्देशक कौन था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी विश्वरूप। विश्वरूप के निर्देशन में कोटियजन यज्ञ संपन्न हुआ था। जो विश्वरूप था वो हमीरदेव के दरबार का राजपुरोहित था। क्या था? विश्वरूप हमीरदेव चौहान जो रणथंभौर का शासक था इसके दरबार का राजपुरोहित था और इसके निर्देशन में कोटियजन यज्ञ संपन्न हुआ था। अभी ये यज्ञ हुआ किसके उपलक्ष्य में वो हम देखेंगे। जो हमीरदेव चौहान है वो अपने सिंहासन पर बैठा, जब पहली बार अपनी गद्दी के ऊपर बैठा तो उसने अपने राज्य विस्तार के लिए कुछ दिग्विजय की नीति अपनाई। किसकी? अपने राज्य विस्तार के लिए दिग्विजय की नीति अपनाई और अभियान चलाया। तो ये दिग्विजय की नीति क्या है? सबसे पहले सर्वप्रथम इसने भीमरस के राजा अर्जुन से युद्ध किया। क्या? भीमरस के राजा अर्जुन से युद्ध किया और उसको युद्ध में पराजित कर इसके राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया और इसके राज्य को अपने राज्य का अंग बना लिया। ओके, और मांडलगढ़ से भी इसने क्या कर वसूल किया? अपनी दिग्विजय की नीति को अपनाते हुए मांडलगढ़ से भी कर वसूल किए और इसने सर्वप्रथम भीमरस के राजा अर्जुन से युद्ध किया और उसके राज्य को अपने राज्य के अंदर मिला लिया। फिर इसने इसी प्रकार इसने कई राजाओं के साथ युद्ध किया और उनको युद्ध में पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य के अंदर मिला लिया। इस प्रकार इसके राज्य की जो सीमा रेखा है वो क्या बढ़ती गई। इस प्रकार इसने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए अभियान चलाया और उसी अभियान के उपलक्ष्य में इसने कोटियजन यज्ञ या फिर कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया और इस यज्ञ का जो निर्देशन है वो कौन था? विश्वरूपक, जो इनके दरबार का राजपुरोहित था। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है भाई? इसमें मुसलमान के एक बाल को, यहाँ पे देखो, मुसलमान के एक बाल को भी इतना महत्व दिया गया है। कितना महत्व दिया गया है? 10 किलो के बराबर महत्व दिया गया है। तो यह कथन किसका कहा गया है? किसने मुसलमान के एक बाल को इतना महत्व दिया है? 10 किलो यानी कि दुर्ग 10 दुर्ग के जितना महत्व दिया है एक एक बाल को। ओके, तो वो हम देखेंगे भाई ऐसा कौन सा शासक है जिसने ये कथन कहा था। तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है जलालुद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है नुसरत खान और डी है उल्लू खान। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ये कथन कहा था कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। यानी कि इसने मुसलमान के एक एक बाल को भी इतना ज़्यादा महत्व दिया है। क्यों दिया है वो हम देखेंगे। ये कथन किसके उपलक्ष्य में कहा गया है वो हम देखते हैं। जो जलालुद्दीन खिलजी है इसने अपने सेना के साथ रणथंभौर के दुर्ग
के ऊपर आक्रमण किया और रणथंभौर के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया और इसकी दीवारों को, इसकी प्राचीरों को तोड़ने के लिए इसने बड़े बड़े बलशाली हथियार जैसे मजनीक वगैरह तोपे इनका भी इस्तेमाल किया, किंतु ये इस दुर्ग के प्राचीर को टसे मस भी नहीं कर सका और इस दुर्ग को क्या है, जीत नहीं सका, क्योंकि इसका जो आक्रमण है वो विफल गया। इसी वजह से इसने ये अपने सेना को वापस अपने राज्य की तरफ लौटते हुए इसने ये कथन कहा कि भाई ऐसे 10 किलो को, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर में महत्व नहीं देता हूँ। यानी कि मुसलमान के एक बाल को भी इतना ज़्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि भाई यहाँ पे ये जो कथन है ये किसी स्टोरी से मिलता जुलता है, क्योंकि इसको यानी कि जब ये इस दुर्ग को जीतना तो चाहा, प्रयास किया, किंतु ये इस दुर्ग को जीत न सका। तो जब जीत न सका तो इसने क्या कथन कह दिया, भाई ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि भाई जब ये जीत ही नहीं सका तो भाई अपनी हार भी इसने क्या है, मंजूर नहीं की। तो ये जो कथन है किसी ना किसी स्टोरी से मिलता जुलता है। आपको याद आ रही है कोई भी स्टोरी? भाई मुझे याद आ रही है। कौन सी? अंगूर खट्टे अंगूर वाली, है ना। जो लोमड़ी थी, भूखी लोमड़ी, उसने क्या है कि भाई अंगूर की गुच्छों को पाना चाहा, लेकिन वो अंगूर के जो गुच्छे वो बहुत ऊंचाई के ऊपर थे, तो वो क्या है, उसको मिल नहीं पाए। तब उसने क्या कहा जाते समय कि भाई ये अंगूर क्या है, खट्टे हैं, मैं नहीं खाऊंगी। ओके, तो वही बात यहाँ पे आती है। जब ये दुर्ग को जीत ना सका तो इसने क्या कहा, भी ऐसे 10 किलो को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पे क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा गया है? तो जालोर को क्या बताया गया? जालोर ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जालोर दुर्ग की कुंजी यानी कि चाबी बताया गया है? कुंजी यानी चाबी, तो जालोर दुर्ग क्या हो गया? ताला। तो जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा गया है? यानी कि इसमें ये बताया कि भाई जो जालोर दुर्ग है वो तो ताला है, और इस ताले तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। यानी कि कोई भी शासक है जालोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने से पहले उसे किसका सामना करना पड़ेगा? इस कुंजी, इसको ढूंढना पड़ेगा। तो वो कुंजी हम देखते हैं कौन सा दुर्ग है। ओके, ये हमारे ऑप्शन है। पहला है सिवाना का दुर्ग, बी है रणथंभौर का दुर्ग, सी है मेहरानगढ़ का दुर्ग और डी है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया ए, सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग है वो जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, जालोर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेजी। ओके, इस पर आक्रमण किया, किंतु वो आक्रमण क्या है, विफल रहा। और किसके नेतृत्व में इसने सबसे पहले? मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी। किस पे? जालोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया इसको जीतने के लिए, किंतु वो आक्रमण क्या है, विफल रहा। फिर दूसरी बार इसने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में पुनः जालोर दुर्ग पर आक्रमण करवाया इसको जीतने के लिए। तो कमालुद्दीन जो गुर्ग था, इन्होंने क्या माइंड से काम लिया। इन्होंने सबसे पहले यानी कि जो जालोर दुर्ग है, ताला, इसको खोलने के लिए इसको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? चाबी का। तो इसने क्या सीधा ताले को तोड़ना बेटर नहीं समझा, उसको तोड़ने के बजाय चाबी से खोलना ज़्यादा बेटर समझा। तो वो कैसे, वो हम देखते हैं। कमालुद्दीन गुर्ग है, इसने जालोर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण ना करके किसके ऊपर आक्रमण किया? सिवाना के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया सन 1308 ईस्वी में। सन 1308 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया। और जब इसने आक्रमण किया था उस समय सिवाना जालोर का जो शासक था वो कौन था? सातलदेव था। सातलदेव उस समय जालोर का शासक था। तो इसने क्या सिवाना दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया सन 1308 ईस्वी में। उस समय इसका शासक कौन था? सातलदेव था। तो इसने सातलदेव अपनी कूटनीति अपनाई, और सातलदेव का जो सेनापति था, सातलदेव के सेनापति बावले पवार, सातलदेव के सेनापति बावले पवार को दुर्ग का लालच दिया और उसे अपनी तरफ मिला लिया। तो बावले पवार ने क्या किया? मामदेव कुंड के अंदर, जो सिवाना के दुर्ग के अंदर है जिसमें से पानी यूज किया जाता है, तो उस मामदेव के कुंड के अंदर गोरक्त मिला दिया, जिससे क्या है सिवाना के दुर्ग के अंदर क्या है
पानी की कमी हो गई और अंत में सातल देव के नेतृत्व में जो राजपूत थे इन्होंने केसरिया धारण किया और तुर्की सेना के ऊपर टूट पड़े, किंतु अंत में क्या है वो सभी वीरगति को प्राप्त हुए। और जो सातल देव की पत्नी थी रानी मेणादे, सातल देव की पत्नी कौन थी? रानी मेणादे। इनके नेतृत्व में सन 1308 में सिवाना के दुर्ग में एक शाखा हुआ। रानी मेणादे के नेतृत्व में जो राजपूत रानियां थी इन्होंने क्या है जोहर किया। तो सन 1308 में 1808 याद आया 1308 के अंदर क्या किया शाखा हुआ 1308 में किसके नेतृत्व में? रानी मेणादे के नेतृत्व में जो सातल देव की क्या थी रानी थी। ओके गाइज यहाँ तक क्लियर हुआ। जालोर इसकी कुंजी किसे कहा जाता है? सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। और सिवाना के दुर्ग के ऊपर कमालुद्दीन गुरग जो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से आए थे उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया और अपनी कूटनीति को अपनाते हुए जो सातल देव का जो सेनापति था बावले पवार, इसको क्या है दुर्ग का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। और जो बावले पवार था इसने क्या किया मामदेव के कुंड में गोरक्त मिला दिया, जिससे क्या है पानी की कमी हो गई। और पानी की कमी से परेशान होकर सातल देव के नेतृत्व में जो राजपूत सेना थी उन्होंने तुर्की सेना के ऊपर आक्रमण किया और उस आक्रमण के अंदर वो वीरगति को प्राप्त हो गए। और सन 1308 ईस्वी में रानी मेणादे के नेतृत्व में सिवाना के दुर्ग में शाखा हुआ। तो सिवाना के दुर्ग के ऊपर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम हटाकर क्या कर दिया? खैराबाद। इसका नाम हटाकर क्या कर दिया गया? खैराबाद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का सिवाना नाम हटाकर क्या कर दिया? खैराबाद कर दिया। और जालोर के ऊपर भी फिर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया? अधिकार हो गया, क्योंकि भाई चाबी मिल गई तो फिर ताला तो खोलना ही था ना। तो जालोर को क्या नाम दिया? जालोर को नाम दे दिया जलालाबाद। ओके, जालोर का नाम क्या दे दिया? जलालाबाद। और सिवाना का नाम दे दिया खैराबाद। ओके गाइस, तो क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ के चौहान देवड़ा चौहान कहलाते हैं? कहाँ के चौहान है क्या कहलाते हैं? देवड़ा चौहान। तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है जालोर के चौहान, बी है सिरोही के चौहान, सी है रणथंभौर के चौहान और डी है अजमेर के चौहान। तो कहाँ के चौहान देवड़ा चौहान कहलाते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सिरोही के चौहान। सिरोही के चौहान है वो देवड़ा चौहान के नाम से भी जाने जाते हैं। और सिरोही में चौहान वंश की जो नींव थी वो राजपूत लुम्बा के द्वारा डाली गई थी। राजपूत लुम्बा के द्वारा सिरोही के अंदर राजपूतों की चौहानों की नींव डाली गई थी। तो सिरोही के चौहानों का जो आदि पुरुष जो संस्थापक था वो कौन था? राजपूत लुम्बा था। और राजपूत लुम्बा ने चंद्रावती को सर्वप्रथम चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? चंद्रावती को राजपूत लुम्बा ने अपनी राजधानी बनाया था। ओके गाइस, तो क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि से नवाजा था? जहांगीर जो मुगल सम्राट था इसने किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि से नवाजा था? तो वो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर। तो पहला है राव रतन सिंह हाड़ा, बी है राव सुरजन सिंह हाड़ा, सी है राव शत्रुसाला हाड़ा और डी ऑप्शन है राव अनिरुद्ध सिंह है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसने जो जहांगीर था उसने किस शासक को दी थी बुलंद राय की? तो ये इसमें ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राव रतन सिंह हाड़ा। राव रतन सिंह हाड़ा को जहांगीर के द्वारा बुलंद राय की उपाधि से नवाजा गया था, क्योंकि जो राव रतन सिंह हाड़ा थे वो बूंदी के शासक थे। कहाँ के शासक थे? बूंदी के शासक थे। और राव रतन सिंह हाड़ा है वो चित्रकला के प्रेमी थे, चित्रकला में निपुण थे और चित्रकला के प्रेमी थे। और इसी चित्रकला प्रेम के कारण इन्होंने इसको क्या उपाधि दी थी? बुलंद राय की उपाधि से नवाजा था। किसने? जहांगीर ने। और इसको एक उपाधि और भी दी गई थी जहांगीर के द्वारा, वो है राम राजा की उपाधि। राम राजा की उपाधि। राव रतन सिंह हाड़ा की सेवा से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इन्हें राम राजा की उपाधि से नवाजा था। और इनकी चित्रकला प्रेम के कारण इन्होंने इसको क्या उपाधि दी थी? सर बुलंद राय की उपाधि से नवाजा था। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है बूंदी के किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। वैसे आपको पता है हमने पहले भी एक तारागढ़ के किले के ऊपर डिस्कस किया था, तो वो तारागढ़ किला कहाँ का था, वो था अजमेर का। और यहाँ पे बात चल रही है बूंदी के तारागढ़ किले की, ठीक है। तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है देवी सिंह के द्वारा, बी है समर सिंह के द्वारा, सी है वीर सिंह के द्वारा और डी है राव नारायण सिंह के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वीर सिंह के द्वारा। वीर सिंह हाड़ा के द्वारा बूंदी के तारागढ़ किले का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। और जो वीर सिंह हाड़ा थे वो किसके पुत्र थे, देवी सिंह हाड़ा के वंशज, देवी सिंह हाड़ा के पुत्र थे, देवी सिंह हाड़ा के पुत्र थे। वीर सिंह हाड़ा जो कहाँ के शासक थे, बूंदी के शासक थे। इन्होंने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था सन 1354 ईस्वी में। सन 1354 ईस्वी में इन्होंने बूंदी के अंदर तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। तो इसका तारागढ़ नाम क्यों पड़ा, हमने पहले वाले जो हमारा पहले वाला जो क्वेश्चन था अजमेर का तारागढ़ किला, उसका हमने नाम देखा था, उसका नाम क्यों पड़ा था, जो रायमल थे उनके पुत्र पृथ्वीराज सिंसोदिया की पत्नी तारा के नाम के ऊपर उस तारागढ़ किले का नाम रखा गया था जो अजमेर में था। और यहाँ पे बात कर रहे हैं बूंदी के तारागढ़ किले की, तो इस तारागढ़ किले का तारागढ़ का नाम क्यों रखा गया, इसका तारागढ़ नाम क्यों रखा गया वो हम देखते हैं। तो तारागढ़ नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो तारागढ़ किला है वो कहाँ पे स्थित है, पर्वत की चोटी के ऊपर स्थित है, यानी ऊंचे पर्वत के ऊपर इसका निर्माण, तारागढ़ किले का निर्माण करवाया गया है। तो इस तारागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था ऊंचे पर्वत के ऊपर। तो इस तारागढ़ किले को धरती से देखने पर ये कैसा दिखाई देता है, आकाश के तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, तारागढ़ किला रख दिया। ओके गाइस, इसका निर्माण करवाया गया था वीर सिंह हाड़ा के द्वारा जो देवी सिंह हाड़ा के पुत्र थे और ये बूंदी के शासक थे। सन 1354 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया गया था, इसका तारागढ़ किले का जो बूंदी में पड़ता है। और इसका तारागढ़ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो किला है वो कहाँ पे है, ऊंचे पर्वत पर बनाया गया है। और इस किले का निर्माण करने का उद्देश्य क्या था, इस किले का निर्माण वीर सिंह हाड़ा के द्वारा क्यों किया गया था, क्योंकि मालवा, मेवाड़ और गुजरात यहाँ के जो शासक थे इनके हमले से बचने के लिए इस गढ़ का निर्माण करवाया गया था। और इस ये जो तारागढ़ किला है इसको धरती से देखने पर ये किसके समान दिखाई देता है, आकाश के तारे के समान दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, तारागढ़ किला पड़ गया। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है बूंदी के किस शासक ने डाकन प्रथा व प्रतिबंध लगाया था, डाकन प्रथा के ऊपर प्रतिबंध किस शासक के द्वारा लगाया गया था। तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है विष्णु सिंह के द्वारा, बी है उम्मीद सिंह के द्वारा, सी है राम सिंह के द्वारा और डी ऑप्शन है राव मुर्जन सिंह के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, राम सिंह के द्वारा, राम सिंह हाड़ा के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। किसके ऊपर, डाकन प्रथा के ऊपर। जो राम सिंह हाड़ा थे वो कहाँ के शासक थे, बूंदी के शासक थे। और ये कब बने, ये सन 1857 में जब क्रांति चल रही थी उस समय के शासक है। राम सिंह हाड़ा 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय बूंदी के शासक थे और इन्होंने अपने शासनकाल में डाकन प्रथा और कन्यावध जैसी कुप्रथाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है कोटा के संस्थापक कौन थे, कोटा के अंदर चौहानों की नींव किसके द्वारा डाली गई थी। तो ये हमारा ऑप्शन है, पहला उधम सिंह है, बी है झाला जालिम सिंह है, सी ऑप्शन है महाराव राम सिंह है और डी ऑप्शन है माधो सिंह है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन है। जो माधो सिंह है वो राव रतन सिंह है जो बूंदी के शासक थे, राव रतन सिंह के द्वितीय पुत्र थे, कौन, माधो सिंह है। और इन्होंने कोटा के अंदर चौहान वंश की नींव डाली थी क्योंकि जो मुगल सम्राट थे शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां ने इनकी सेवा से और इनकी वीरता तथा साहस से प्रसन्न होकर इन्होंने राव रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात बूंदी और कोटा रियासत को अलग किया और एक नई कोटा रियासत का क्या है, नवीनीकरण किया। और उस नवीन कोटा रियासत का कोटा रियासत के शासक किसको नियुक्त किया, माधो सिंह को नियुक्त किया। तो माधो सिंह ने कोटा में क्या है, चौहान वंश की नींव डाली। तो जो कोटा के संस्थापक या जो मूल पुरुष थे वो कौन है, माधो सिंह है। ओके गाइस,
ओके गाइज, आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो गाइज, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं, अगर आपको इनसे संबंधी आपको PDF प्राप्त करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सोनू कॉम्पिटिशन क्लासेस पर जाकर इनकी इनकी PDF प्राप्त कर सकते हो, और सोशल मीडिया पे फेसबुक और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।